हाँ भी साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो तैयारी के लिए टाइम जो है अपने पास बहुत कम रहा है, तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप पूरी क्लास को अच्छे से देखें। और अगर आपने पीछे की क्लासें जो है उनको नहीं लगा रखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उन वहां सभी क्लासें जो है साइंस की L2 दे रखा है और वहां आप सारी की सारी क्लासें जो है वो लगा सकते हैं। और साथ ही इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का हिस्सा बन सके। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक जो है वो भी फिजिक्स का टॉपिक है अपना, विद्युत और चुंबकत्व। विद्युत और चुंबकत्व ये अपने आप में दो अलग टॉपिक हैं। विद्युत एक अलग टॉपिक है और चुंबकत्व एक अलग टॉपिक है। अपने इन दोनों को एक साथ करेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर जो प्रश्न बनता है वो इन दोनों से एक साथ लिया जाता है और दोनों टॉपिक भी एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं, यानी कि एक दूसरे के बिना यानी कि किसी एक का रहना संभव नहीं है। इसलिए दोनों का एक साथ जो है बातें दी होती है, एक साथ इनको पढ़ना उचित रहता है। तो हमने इनको एक साथ पढ़ेंगे। तो पहले बात करेंगे अपने विद्युत के बारे में। तो विद्युत के बारे में बात करते हुए आगे अपने चलेंगे चुंबकत्व। तो सबसे पहले विद्युत में अपनी बात करते हैं विद्युत आवेश की। सर्वप्रथम 600 ईसा पूर्व यूनान के वैज्ञानिक थे थेलस। कौन थे? थेलस ने बताया कि अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर उसमें हल्की वस्तुएं जैसे रुई है, कागज है के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जो एक अंबर नामक कोई पदार्थ है, इस अंबर नामक के पदार्थ को ऊन से अगर रगड़ेंगे तो इसके अंदर रुई है, कागज है, इनको आकर्षित करने का गुण जो है वो आ जाता है। सन 1600 में गिलबर्ट ने सिद्ध किया कि आकर्षित करने का गुण लगभग सभी पदार्थों में अलग अलग मात्रा में उपस्थित होता है, यानी कि सभी पदार्थों में पाया जाता है और अलग अलग मात्रा में होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। सन 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने इस आकर्षण के गुण को विद्युत नाम दिया। क्या नाम दिया? विद्युत नाम दिया, इसे विद्युत कहा उसने। हाँ जी। ग्रीक भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंबर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अतः इस आधार पर ही आकर्षण के गुण को क्या कहा गया? इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। क्या कहा गया? इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। अंबर एक पीला गोंद की तरह पदार्थ होता है जो बाल्टिक सागर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? बाल्टिक सागर में पाया जाता है। ओके, हाँ जी। फिर बात करते हैं आवेश की प्रकृति की। किसकी बात करते हैं? हम पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश और विद्युत आवेश की प्रकृति की बात कर रहे हैं हम। सन 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर सिद्ध किया कि आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक धनावेश और एक होता है ऋण आवेश। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना है। यानी कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत जो प्रकृति के आवेश होंगे वो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। ओके, हाँ जी। दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उत्पन्न आवेश जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कांच की छड़ है, इसमें जो आवेश आएगा वो कौन सा हो गया? धनावेश होगा। संश्लेषित वस्त्र है, ऋणावेशित है। फर या ऊनी वस्तु है, इसमें भी धनावेश है। नायलॉन है, धनावेश है। सूखे बाल है, धनावेश है। अंबर या रबड़ जो होता है इसमें ऋणावेश। प्लास्टिक की सीट है, ऋणावेश। कंघी है, ऋणावेश। ओके, हाँ जी। वस्तुओं का आवेश इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। यानी कि जो वस्तुओं के ऊपर जो आवेश आता है, ये आवेश किसके कारण आता है? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने के कारण आवेश उत्पन्न होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है।
आवेश का SI मात्रक जो है वो क्या होता है, कूलाम होता है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। CGS पद्धति में आवेश का जो मात्रक है वो होता है स्थित कूलाम। क्या होता है, स्थित कूलाम होता है। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक जो है वो क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। तो मात्रक जो है वो तीनों ध्यान रखने आपने। आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो है वो होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है, फ्रैंकलिन। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे, याद रखना है। यानी कि आवेश का छोटा मात्रक और बड़ा मात्रक पूछा जाता है आजकल एग्जाम में। यानी सीधा मात्रक में पूछने का बहुत कम चांस रहता है कि सीधा मात्रक जो है वो पूछे। आजकल क्या होता है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा मात्रक है ये पूछा जाता है। एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। एक फैराडे जो है उसके अंदर कितने कूलाम होते हैं, 96,500 कूलाम होते हैं। आवेश का जो प्रायोगिक मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर इंटू घंटा होता है। क्या होता है, एम्पियर इंटू घंटा होता है। ओके, हाँ जी। आवेश उत्पन्न करने की विधियां कौन कौन सी है, आवेश उत्पन्न करने की विधियां जो है वो कौन कौन सी है। पहली है घर्षण द्वारा आवेश। दो पदार्थों को परस्पर घर्षण कराने पर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। जिसमें एक वस्तु तो क्या होगी, धनावेश, और एक वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेश। जैसे मान लो बी एक, ये ए वस्तु है, क्या है, ए वस्तु है, और ये बी वस्तु है, ये क्या है, बी वस्तु है। इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, रगड़ेंगे। क्या करते हैं, इनको आपस में रगड़ते हैं। रगड़ने पर क्या होगा, इनमें आवेश जो है वो अलग अलग आ जाएगा। अगर मान लो इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर चला गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, कमी होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। और इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वृद्धि। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वृद्धि होगी। देखो, तो जिसमें कमी होती है उसमें तो आ जाता है धनावेश, उसमें तो क्या उत्पन्न होगा, धनावेश। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उसमें क्या आ जाएगा, ऋणावेश। क्या आ जाएगा, ऋणावेश, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसमें तो धनावेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसमें ऋणावेश उत्पन्न होता है। ओके, हाँ जी। दूसरी आती है प्रेरण द्वारा आवेश। यानी कि प्रेरण विधि द्वारा आवेश कैसे, जब किसी आवेशित वस्तु के समीप अन्य जो अनावेशित वस्तु है वो लाई जाती है, तो अनावेशित वस्तु के पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश जो है वो उत्पन्न हो जाता है। दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाए बिना आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेरण बोलते हैं। यानी कि दोनों वस्तुओं को संपर्क में लाए बिना ही जो उनके अंदर जो आवेश है वो उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रेरण कहेंगे। और इसी विधि से आवेश जो है वो उत्पन्न किया जा सकता है। ओके, हाँ जी। तीसरी बात है संपर्क द्वारा आवेश। अनावेशित चालक को आवेशी चालक के संपर्क में लाने पर आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, तथा आवेश दोनों वस्तुओं में अलग अलग विभाजित हो जाता है। दोनों वस्तुओं में क्या आ जाता है, वो आ जाता है। ओके, हाँ जी। फिर बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। किसकी बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। एक धनावेश या ऋणावेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। अतः किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण एक बल का अनुभव करे क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ध्यान रखना है। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण एक बल का अनुभव करे वह क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, हाँ जी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करें, किसकी बात करनी है, तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। क्या कहेंगे, तीव्रता कहते हैं। फिर बात करते हैं विद्युत विभव। किसकी बात करते हैं, विद्युत विभव की बातें करते हैं। एक इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। जैसे मान लो
यहां पर कोई एक ए बिंदु है, क्या है, ए बिंदु है। इस ए बिंदु से यहां कोई दूसरा बी बिंदु है जो अनंत पर स्थित है। कहां है, अनंत पर है, ये अनंत पर ये स्थित है। इस ए बिंदु से इस बी बिंदु तक एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य वही क्या होता है, विद्युत विभव होता है। ओके, हाँ जी। इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। यह एक अदिश राशि भी है, याद रखना है। क्या होती है ये, कि अदिश राशि है। मात्रक की अगर बात करें तो हम इसे जूल प्रति कूलाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जूल प्रति कूलाम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि आवेश यानी कि जो विद्युत विभव है, विभव बराबर क्या आ जाएगा, W बटा Q। क्या सूत्र होता है इसका, V बराबर है W बटा Q। क्या होता है, V बराबर W बटा Q। तो W का मात्रक, W क्या है देखो, कार्य, इसका मात्रक क्या था, जूल, और Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या था, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या बन गया देखो, जूल प्रति कूलाम, या फिर वोल्ट कह देते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। विभवांतर की अगर बात करें, विभवांतर सेम वही बात है। अभी हमने देखा किसी एक बिंदु से दूसरा जो बी बिंदु था अपना, वो अनंत पर था। अब ये क्या है, निश्चित दूरी है, ये बी बिंदु है। तो इस ए बिंदु से बी बिंदु तक अनंत पर नहीं है, पहले तो अनंत पर था। अब यहां तक एकांक धनावेश को, एकांक धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर। क्या कहलाएगा, विभवांतर। ओके, यदि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध विस्थापित करने में किए गए कार्य को दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसकी भी माप वोल्ट में प्रदर्शित की जाती है। इसका जो मापन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा। किसके द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा मापन किया जाता है, और इसे समांतर क्रम में लगाया जाता है, ध्यान रखना है। यानी कि वोल्ट मीटर जो है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, याद रखना है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, अनंत होता है, ध्यान रखना है। क्यों होता है अनंत, क्योंकि इसको समांतर क्रम में लगाया गया है। फिर बात करते हैं, अब बात करते हैं अपनी विद्युत धारा की। देखो, हमने जो विद्युत के अंदर आवेश है, विभव है, विभवांतर है ना, इन सब की बात कर ली। इनसे अब अपने क्या करेंगे, विद्युत धारा की उत्पत्ति करेंगे। विद्युत धारा, विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही विद्युत धारा कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। या आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, I बराबर Q बटा T। I बराबर क्या होता है, Q बटा T। ओके, हाँ जी। मात्रक की अगर बात करें तो देखो, Q क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक हमने क्या सीखा, कूलाम। और समय का मात्रक क्या लेके चलना है, सेकंड। क्या लेके चलना है, सेकंड। तो क्या आ जाएगा देखो, कूलाम प्रति सेकंड, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, एम्पियर। क्या बोल देते हैं, एम्पियर बोल देते हैं। एम्पियर क्यों नाम दिया गया इसको, इसके बारे में व्याख्यान जो है सर्वप्रथम आंद्रे मेरी एम्पियर ने दिया। किसने दिया, आंद्रे मेरी एम्पियर ने बताया था। तो इसे आंद्रे मेरी एम्पियर जी को सम्मान देने के लिए इसका जो मात्रक है वो एम्पियर रखा गया। क्या रखा गया, एम्पियर। तो सीधा सा याद रखना है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। शॉर्टकट में अपने एएमपी लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, एएमपी। ओके, विद्युत धारा का मापन जो है वो किस में किया जाता है, एमीटर द्वारा। वोल्ट
मीटर द्वारा तो किसका मापन किया जाता है, विभवांतर का। और जो धारा का मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है, एमीटर द्वारा। इसे किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, और एमीटर को श्रेणी क्रम में। एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होगा वो शून्य होता है, और एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम में यहां से प्रश्न लिया जाता है। विद्युत परिपथ में धारा विक्षेप यानी कि धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, यानी कि दिशा का पता करने के लिए, अर्थात धारा की उपस्थिति और दिशा का पता करने के लिए हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उस उपकरण को बोलते हैं धारामापी। क्या बोलते हैं, धारामापी बोलते हैं, या फिर गैल्वेनोमीटर कह देते हैं। गैल्वेनोमीटर को हम जी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, जी से लिखते हैं। धारामापी की सहायता से 10 की पावर -6 एम्पियर तक, 10 की पावर -6 एम्पियर तक के विद्युत धारा का मापन जो है वो किया जा सकता है। ध्यान रखना है, धारामापी काम क्या है, धारामापी का काम है कि जो विद्युत धारा है उस विद्युत धारा की उपस्थिति उसमें प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, और उसके साथ में दिशा पता करना। अगर वो धारा प्रवाहित हो रही है तो वो किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, इस बात का पता लगाने के लिए हमें जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उस उपकरण को हम क्या बोलते हैं, धारामापी बोलते हैं, या फिर गैल्वेनोमीटर कह देते हैं। जिसका अपने दिखाते किससे, इसको लिखते किससे हैं, जी से लिख देते हैं। शॉर्टकट में किससे लिख देते हैं, जी से लिख देते हैं। ओके, हाँ जी, किससे लिख देते हैं, जी से। हाँ जी, नेक्स्ट है अपना चालक। किसके बारे में, चालक। जिन वस्तुओं में विद्युत प्रवाहित होती है उन्हें हम क्या बोल देते हैं, चालक या फिर सुचालक कह देते हैं। जैसे चांदी है, तांबा है, टंगस्टन है, लोहा है, प्लेटिनम है, पारा है, एल्यूमिनियम है, ये सारे के सारे क्या है, चालक पदार्थ हैं। इन सब में जो चांदी होती है वो सबसे ज्यादा चालक पदार्थ है, इससे कम तांबा, इससे कम सोना, फिर एल्यूमिनियम। तो याद रखना है, सबसे जो अधिक सुचालक पदार्थ है वो कौन सा है, चांदी है। सबसे अधिक सुचालक पदार्थ कौन सा है, चांदी है। ओके, हाँ जी। कुचालक या फिर विद्युत रोधी या नॉन कंडक्टर जिनको कहते हैं अपनी, जिन वस्तुओं में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है उन्हें हम क्या कह देते हैं, कुचालक। जैसे रबड़ है, कांच है, शुद्ध जल है, वनस्पति तेल है, सूखी लकड़ी है इत्यादि, ये सारे के सारे क्या है, अचालक। ये क्या कहलाते हैं, कुचालक या अचालक कहलाते हैं। ध्यान रखना है, शुद्ध जल जो वर्षा का जल होता है, मुक्त आयनों की अनुपस्थिति के कारण विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ध्यान रखना है, शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। अर्धचालक की बात करते हैं। देखो, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर जिनको कहते हैं, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक व कुचालक के मध्य होती है अर्धचालक कहलाते हैं। ये पदार्थ निम्न ताप पर विद्युत के कुचालक होते हैं, और अगर ताप में हम वृद्धि कर दें तो वो चालकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कार्बन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सारे के सारे क्या है, अर्धचालक के पदार्थ होते हैं। कौन से पदार्थ हैं, अर्धचालक। ध्यान रखना है, विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होती है। ध्यान रखना है, विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉनों की दिशा के क्या होगी, विपरीत होगी। इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं। ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैथोड से एनोड की ओर गतिशील होते हैं, जबकि विद्युत धारा जो होती है वो एनोड से कैथोड की ओर होती है। ध्यान रखना है, या आप यूं याद रख लें कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनों की जो गति है, ये गति या दिशा पूछ ले आपसे तो क्या होती है, इसकी जो दिशा होती है वो कैथोड से एनोड की ओर यानी कि माइनस से प्लस की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर। और जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा है, धारा की जो दिशा होगी वो क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर होगी, प्लस से क्या होगी, माइनस की ओर होगी। ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। घरों में काम आने वाले विद्युत युक्तियां जैसे हीटर है, प्रेस है, विद्युत केतली है, टोस्टर है, ओवन है, ये सारे के सारे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं।
किस पर ये उष्मीय प्रभाव पर ये काम करते हैं, या इन पर ये जो तापन नियम के नाम से भी जानते हैं इसको। किस नाम से? तापन नियम से, ध्यान रखना है, किस नियम से? तापन नियम के नाम से भी जानते हैं। ट्यूबलाइट जो होती है, ट्यूबलाइट एक विसर्जन नलिका होती है जिसकी दीवारों पर प्रतिदीप्ति पदार्थ लगा होता है। कौन सा पदार्थ? प्रतिदीप्ति पदार्थ। कौन सा? प्रतिदीप्ति पदार्थ लगा होता है, जैसे कैल्शियम है, टंगस्टन है, जिंक सिलिकेट है, या कैल्शियम बोरेट है, इसका लेप होता है। गैस विसर्जन नलिका में दृश्य क्षेत्र की तरंग के साथ सूक्ष्म तरंगों का भी उत्सर्जन करती है। जब ये तरंगें ट्यूबलाइट के लेपित पदार्थ पर गिरती है तो लेप इन्हें अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है और दृश्य तरंगों का उत्सर्जन करता है, जिससे परिणाम में हमें क्या मिलता है? प्रकाश की तीव्रता जो है वो बढ़ जाती है। हाँ जी। विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरण और उनके संकेत की अगर बात करें, देखो जैसे सेल की बात करें, सेल इस तरीके से दर्शाते हैं। देखो एक बड़ा होता है और एक छोटा, इस तरीके से। ये साइन है किसका? विद्युत सेल का। इसमें जो बड़े वाला होता है ये प्लस होता है और इधर छोटे वाली साइड माइनस होता है, ध्यान रखना है। ये तो हो गया इसका संकेत। इसका विशेष बात क्या है? इसके अंदर विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए दिष्ट धारा का स्रोत है। ये क्या होता है? दिष्ट धारा का स्रोत होता है, ध्यान रखना है। यानी सेल के अंदर जो धारा होती है वो कौन सी धारा है? दिष्ट धारा है। कौन सी धारा है? दिष्ट धारा है। धारा नियंत्रक की अगर बात करें, धारा नियंत्रक इस तरीके से संकेत होता है। देखो इसका धारा नियंत्रक, इस तरीके से इसका साइन होता है। ओके, हाँ जी। इसको अपने RH के द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा? RH। और जो सेल होता है इसको अपने E के द्वारा दर्शाते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ जी। इसमें विशेष क्या है? विशेष प्रकार की मिश्र धातु जैसे कॉन्स्टेंटन है, मैंगनीज है, यूरेका है, नाइक्रोम है आदि का तार एक चीनी मिट्टी के खोखले बेलन पर लेपटा रहता है। यह उपकरण विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करता है। धारा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कुंजी या स्विच, इसको अपने इस तरीके से दर्शाते हैं। देखो इस तरीके से। अगर ये मान लो इसके अंदर कुछ भी बिंदु वगैरह नहीं है तो इसको तो कहेंगे अपनी खुली कुंजी। क्या कहेंगे? खुली कुंजी, यानी कि ऑफ है। और अगर मान लो इसमें बिंदु दर्शा दें अपने से तो इसका मतलब हो गया बंद कुंजी। बंद कुंजी का मतलब है कि जो स्विच है वो ऑन है, यानी कि धारा प्रवाहित हो रही है। या इसको ऐसे भी दर्शा देते हैं। देखो इसका संकेत ऐसे भी है, ये भी याद रख सकते हो आप। अब देखो ये थोड़ा ऊपर है, देखो इसका मतलब है खुली। और अगर ये दोनों टच है एक दूसरे से इस तरीके से तो इसका मतलब है ऑन है। वो क्या है? ऑन है। ओके, हाँ जी। फिर क्या है? बंद है, ध्यान रखना है। यह परिपथ को बंद या खुला रखने में उपयोग की जाती है, यानी कि ऑन ऑफ करने में काम में आती है। एमीटर, एमीटर होता है ये उपकरण के अंदर है। इसका संकेत जो होता है वो इस तरीके से होता है। देखो एमीटर, एमीटर को एक राउंड लगा के और बीच में ए लगा देते हैं। ये विद्युत परिपथ में प्रवाहित जो धारा होती है, धारा का मान ज्ञात करने में काम आता है एक तो। और दूसरा इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? अल्प होता है। प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? अल्प होता है। और परिपथ में इसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर को ऐसे दर्शाते हैं। देखो V लिख देते हैं बीच में। सेम एमीटर वाली बात ये, इसमें V लगा देंगे। ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं वो क्या होता है? वोल्टमीटर होता है। क्या होता है? वोल्टमीटर होता है, ध्यान रखना है। और वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। प्रतिरोध क्या होता है इसका? अधिक होता है। और इसको परिपथ में हम किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, धारामापी। क्या? धारामापी, जिसको गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। यह इसका संकेत G लिख देते हैं। इसे क्या लगा देते हैं? G। ठीक है, इस तरीके से। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए काम में लिया जाता है, या परिपथ में जो धारा है वो किस दिशा में जा रही है इस बात का भी पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। ओके, हाँ जी। अब बात करते हैं ओम का नियम। किसकी बात करते हैं? आगे ओम के नियम की बात करते हैं।
सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, पूरा नाम याद रखना है, एग्जाम में पूरा नाम पूछा जाता है, इसका ध्यान रखना। डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का संबंध एक नियम द्वारा व्यक्त किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। क्या होता है ओम के नियम अनुसार? ध्यान रखना है, इसका नियम क्या होता है? जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन आदि स्थिर रहे तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है। यानी कि यूं कहते हैं कि भी धारा का मान अगर बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी बढ़ेगा, अगर धारा का मान कम करेंगे तो विभवांतर भी क्या होगा? कम होगा। या हम इसे V समानुपाती I लिख देते हैं, V समानुपाती I लिख देते हैं। ओके, हाँ जी। अगर यहां अपने समानुपाती का जो साइन है वो हटा दें तो R यहां एक क्या आ जाता है? स्थिरांक आ जाता है, जिसे धारा का प्रतिरोध कहते हैं। धारा का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की जो सूत्र निकालें, अगर R बराबर निकालें देखो तो V बटा I आ जाएगा। देखो I इसके गुणा में है तो क्या आ जाएगा? बटा में इसके, तो R बराबर क्या बन जाएगा? V बटा I। अगर इसके मात्रक की बात करें, V क्या है? देखो विभवांतर है, V क्या है? विभवांतर है, तो विभवांतर का मात्रक क्या देखा हमने? वोल्ट। और I क्या है? धारा। धारा का मात्रक क्या देखा? एम्पियर, तो वोल्ट बटा एम्पियर या वोल्ट प्रति एम्पियर कह देते हैं। और इसको उसी के नाम पर इसका जो मात्रक है वो रख दिया गया ओम। क्या रख दिया गया? ओम रख दिया गया। यदि एक I जो है अपने पास है वो 1 एम्पियर हो, V 1 वोल्ट हो, तो R क्या होगा? 1 ओम होगा। R भी क्या होगा? 1 ओम होगा। ध्यान रखना है। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उस परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? 1 ओम होगा। कितना होगा? 1 ओम में होगा। ओके, हाँ जी। अब बात करते हैं प्रतिरोध शब्द आया, देखो इसमें एक प्रतिरोध क्या होता है? जो चालक होता है उस चालक में आने वाली जो बाधा या फिर यूं कहें जो रुकावट होती है उसको ही हम क्या बोल देते हैं? प्रतिरोध कह देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक अभी देखा हमने, विभवांतर बटा धारा, या R बराबर क्या होता है? V बटा I। प्रतिरोध का मात्रक है वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। इसे इस साइन के द्वारा दर्शाया जाता है। देखो इस तरीके से, ये इस तरीके से साइन है, ठीक है ना। इसे हम ओमेगा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओमेगा, ठीक है, हाँ जी। ओम बराबर क्या होता है? वोल्ट बटा एम्पियर। ओम बराबर क्या होता है? वोल्ट बटा एम्पियर। ओके, हाँ जी। किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर यदि उसके सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न है तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। यदि किसी तार का प्रतिरोध ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ध्यान रखना है, किसी भी तार का प्रतिरोध जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी कि धनात्मक होगा या 0 हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं होगा। ऋणात्मक कभी नहीं होगा। प्रतिरोध एक अदिश राशि है। उच्च प्रतिरोध को किलो ओम में लिखते हैं अपने। किस में लिखते हैं? किलो ओम में, या फिर मेगा ओम में दर्शाया जाता है। किसमें? मेगा ओम में दर्शाया जाता है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है? देखो, इकाई लंबाई एवं इकाई अनुप्रस्थ काट वाले तार का प्रतिरोध तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाती है। क्या कहलाती है? इकाई लंबाई एवं इकाई अनुप्रस्थ काट वाले तार का प्रतिरोध तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाती है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। ओके, हाँ जी, ओम इंटू मीटर होता है। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि वह पदार्थ पर निर्भर करती है। किस पर? पदार्थ पर निर्भर करती है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता विशुद्ध धातुओं
जिनसे वो बनी होती है कि प्रतिरोधकता से उच्च होती है, यानी कि ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। विद्युत तापन यंत्र जैसे विद्युत इस्त्री है, टोस्टर है आदि के तापन जो अवयव होते हैं वो मिश्र धातु नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? नाइक्रोम के बनाए जाते हैं, ताकि उच्च ताप पर भी वे आसानी से नहीं जल सके। इसलिए क्योंकि उसकी जो प्रतिरोधकता जो है, इसकी जो प्रतिरोधकता है वो न तो लंबाई पर निर्भर है और न ही वो अनुप्रस्थ काट पर निर्भर है। ध्यान रखना है प्रतिरोधकता की बात। ओके, हाँ जी। अब बात करते हैं प्रतिरोध जो है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पहली है प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भरता। प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भरता। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात हम अगर किसी चालक तार की कोई भी चालक पदार्थ ले लें, उस चालक पदार्थ की अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, अगर लंबाई कम करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि R समानुपाती होता है L। R समानुपाती होता है L। दूसरा आता है अनुप्रस्थ काट पर निर्भरता। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता। यदि चालक तार का प्रतिरोध इसके अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखना है। यानी कि अगर अपने तार की मोटाई बढ़ाएंगे, अनुप्रस्थ काट होता है जैसे आगे का हिस्सा जो होता है, देखो आगे का जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को अगर बढ़ाएंगे अपने, यानी कि इसकी मोटाई बढ़ाएंगे चालक तार की, तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर इसकी मोटाई कम करेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि R व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? R व्युत्क्रमानुपाती है किसके? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। या फिर हम लिख सकते हैं R समानुपाती 1/A। अब देखो हमने पहले देखा कि R समानुपाती है L के, R समानुपाती है L के, और दूसरी बात क्या निकल के? R समानुपाती 1/A। इन दोनों को एक साथ अगर लिखें अपने तो क्या बन जाएगा? R समानुपाती L/A। ओके, यहां अगर समानुपाती का निशान हटा लें तो रो एक स्थिरांक आ जाता है। देखो यहां रो क्या आ गया? स्थिरांक। ये रो है जो क्या एक स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक है। ओके, ये क्या आ गया? एक स्थिरांक आ गया, जिसे चालक तार का क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहां से अगर रो का मान निकालना चाहिए अपने तो क्रॉस गुणा करो। देखो रो इंटू एल इज इक्वल क्या आ जाएगा? R इंटू ए, और L से हम भाग में भेज देंगे तो रो बराबर क्या बन जाएगा? R इंटू ए बटा एल। R इंटू ए बटा एल। यहां रो लिखा है। देखो रो एक स्थिरांक है जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं। ओके, हाँ जी। तीसरी बात है प्रतिरोधकता की पदार्थ पर निर्भरता। यानी कि अलग अलग पदार्थों की जो प्रतिरोध होता है वो भी क्या होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है, यानी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। ओके, हाँ जी। तीसरी बात है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। किस पर? ताप पर निर्भरता। कुछ धातु चालकों का प्रतिरोध ताप के साथ बढ़ता है, जैसे तांबा है, चांदी है। इनका तो अगर अपने ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कुछ मिश्र धातु जैसे मैंगनीज है का प्रतिरोध ताप परिवर्तन करें, अगर ताप बढ़ाएं तो के साथ बहुत कम परिवर्तित होता है। यानी कि अगर ज्यादा करेंगे ताप को या कम करेंगे तो उसके अनुपात में क्या होगा? वो कम परिवर्तित होगा। इसके विपरीत अर्धचालकों की अगर बात करें, किसकी बात करें? अर्धचालकों की अगर बात करें तो अर्धचालकों का जो प्रतिरोध है वो ताप बढ़ाने पर कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, इनका अगर अपने ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कुछ धातुओं में ताप कम करने पर एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध क्या आ जाता है? शून्य आ जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ध्यान रखना है, प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इसे अति चालकता कहते हैं। क्या बोलते हैं इस चीज को? अति चालकता कहते हैं। जैसे पारे का प्रतिरोध जो है वो 4.2 केल्विन ताप पर शून्य हो जाता है। कितना? 4.2 केल्विन ताप पर शून्य हो जाता है। ओके, हाँ जी। चालकता, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की चालकता कहते हैं। ध्यान रखना है, किसी चालक के
प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या बोलते हैं, चालक की चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। इसे सी से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, सी से। या यूं कहे सी बराबर क्या होता है, 1/r। सी बराबर क्या होता है, 1/r होता है। क्या होता है, 1/r। इसका मात्रक भी क्या होता है, ओम इनवर्स होता है। क्या होता है, ओम इनवर्स होता है। देखो यहां अपने पास क्या है, देखो 1 और r है। r क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या सीखा हमने, ओम। क्या सीखा हमने, ओम। तो 1/ओम बन गया। देखो अब इसके कोई घात नहीं है, अपने एक बार के लिए घात ले ली 1, यानी जिसके कोई घात नहीं होती उसकी घात कितनी मानते हैं अपने, 1। अब किसी भी घात को ऊपर लेके जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं अपने, साइन चेंज करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स। क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स। क्या बोलेंगे इसको, ओम इनवर्स। ओके, यानी चालकता का जो प्रतिरोध मात्रक है वो क्या होता है, ओम इनवर्स होता है। क्या होता है, ओम इनवर्स से होता है, जिसे महो या सीमेन के नाम से भी जानते हैं। महो या सीमेन के नाम से भी जानते हैं। और इसे ओम का जो साइन था हमने देखा, तो वो साइन लगा के और -1 लगा देते हैं, तो इससे इसको दर्शाया जाता है। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, यदि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो उसकी चालकता भी क्या होगी, अधिक होगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बंद बनाने में काम नहीं आते हैं, यानी वो फ्री रह जाते हैं। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इर्द उर्द गति करते हैं। और गति करेंगे उसी को तो हमने क्या कहा है, धारा कहा है। भी धारा किसको कहा हमने, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो क्या होगा, उसमें धारा उत्पन्न होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनसे ही धारा उत्पन्न होती है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो धारा क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि प्रतिरोध चालकता जो है वो ज्यादा होगी। और चालकता ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि हमने देखा है अभी चालकता के और जो प्रतिरोध है ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। किसकी बात करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं। सबसे पहले 3 या फिर 3 चालक तार ले लें, या इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। बड़ी जरूरी नहीं है कि 3 ही हो, 3 से 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो एक बार की यहां लिया माना है अपने कि 3 चालक तार ले लेते हैं जिनके प्रतिरोध है क्रमश है R1, R2 और R3। एवं R1 जो है, R1 का दूसरा सिरा, R1 का दूसरा सिरा R2 के प्रथम सिरे से, R2 का दूसरा सिरा R3 के प्रथम सिरे से जोड़ दें। और जो R1 का प्रथम सिरा है वो बैटरी से जोड़ देते हैं। और जो R3 का जो दूसरा सिरा होता है वो एमीटर कुंजी से जोड़ते हुए बैटरी के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अर्थात जब 2 या अधिक प्रतिरोधों को क्रमशः छोर से छोर संयोजित किया जाता है, यानी एक छोर से दूसरे छोर के द्वारा संयोजित किया जाता है, तो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इस संयोजन में सभी चालक तारों में प्रवाहित जो धारा होती है, जो धारा होती है वो नियत होती है। धारा का मान क्या होता है, नियत होता है। ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान नियत होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या होता है, नियत होता है। परंतु इसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यानी कि पहले चालक पर V1 हो जाएगा, दूसरे पर V2 और तीसरे पर V3 हो जाएगा। ओके, हाँ जी, इस तरीके से जोड़ा जाता है। देखो जैसे ये चालक एक ले लिया हमने, देखो R1 चालक ले लिया, ये R2 ले लिया, एक छोर से दूसरे छोर से जोड़ा हुआ है, देखो है कि नहीं है। इस तरीके का जो संयोजन होता है यही क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। इस R1 का देखो पहला सिरा जो है इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, और इधर इसका जो R3 का दूसरा सिरा होता है इसको हमें एमीटर के द्वारा कुंजी, फिर कुंजी से होता हुआ बैटरी के या सेल के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। और इनके सिरों पर जो विभवांतर होता है वो अलग अलग आएगा। देखो विभवांतर नियत नहीं होता है तो विभवांतर अलग अलग आएगा। तो अलग अलग विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर भी हम क्या लगा देते हैं, अलग अलग लगा देते हैं। जैसे R1 के सिरों पर विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर जो है वो V1 लगा दिया और इसमें V2 लगा दिया। इसी तरीके से V3 इसका विभवांतर आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, विभवांतरे आ जाएगा। ओके, ध्यान रखना है। तो प्रतिरोधों का ये क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन से तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या होता है, R बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे आप इसको डैश डैश लिख सकते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि 3 ही हो, 2 भी हो सकते हैं, ये 2 या 2 से अधिक कितनी हो, 2 या 2 से अधिक कितनी हो। इसको अगर देखो ये सूत्र बना कैसे, अगर इसकी बात करें सूत्र ये आया कैसे, तो इसको देखो कैसे लेते हैं अपनी, हमने ओम के नियम से देखा था। देखो ओम के नियम से देखो R बराबर हमने क्या पढ़ा था, R बराबर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था V बराबर आर आई, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, V बराबर क्या पढ़ा था, RI पढ़ा था। इसी तरीके से अब इनके सिरों पर जो विभवांतर है वो भी क्या है, अलग अलग है। तो यहां लिख देते हैं अपने चालक R1 के सिरों पर विभवांतर, विभवांतर क्या आ जाएगा इसमें, V1, और R यहाँ R1 हो जाएगा। देखो चालक क्या लिया हमने, R1, और धारा देखो I जो है वो नियत रहती है, धारा नियत है, ये समीकरण 2 दे देते हैं। ऐसे ही चालक R2 में बात कर लेते हैं, किसमें, R2 में बात करें तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, R2I। इसी तरीके से चालक R3 की अगर बात करें, तो क्या आ जाएगा अपने पास, V3 बराबर R3I आ जाएगा। देखो ठीक है, इसे समीकरण 4 दे देते हैं। अब अपने इससे पूरे परिपथ के अंदर विभवांतर तो एक ही होगा कुल, यानी कुल विभवांतर की अगर बात करें, परिपथ में कुल विभवांतर की अगर बात करें अपने, तो क्या आ जाएगा कुल विभवांतर, V बराबर जितने ही चालक तार लेंगे इनके सिरों पर जो विभवांतर आएंगे अलग अलग, उन सब का जोड़ जो है वो कुल विभवांतर के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो V का मान क्या था अपने पास, RI, तो V की जगह रख देंगे RI, बराबर में क्या आ जाएगा, R1I, फिर R2I, और फिर R3I आ जाएगा। देखो यानी कि जो V का मान था वो तो था देखो RI, और V1 क्या लिया हमने, R1I, और V2 क्या लिया, R2I आया, और V3 जो है वो क्या आया, R3I आ गया। तो यहां RI पड़ा ही अपने पास, इधर देखो सब में I कॉमन आ रहा है, I कॉमन ले लिया तो इधर क्या रह जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। देखो इधर I से I कट कर देंगे तो R बराबर क्या आ गया अपने पास है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, हाँ जी, इस तरीके से आगे भी जितने ही अगर अपने चालक लेंगे तो उनको जोड़ सकते हैं। और इसके पैरों में हम क्या लगा देते हैं, S लगा देते हैं। इसका मतलब कि ये श्रेणी क्रम संयोजन से तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। श्रेणी क्रम संयोजन से तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या है, सूत्र है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है अपने पास, इससे पहले एक चीज देखें, त्योहारों पर सजावट के लिए लगने वाले बल्बों की झालर में बल्ब जो लगे होते हैं, है ना, वो जिसको अपने लड़ी कह देते हैं, है ना, तो लड़ी में जो बल्ब लगे होते हैं वो किस क्रम में लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। किस क्रम में लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में। इसलिए एक बल्ब भी अगर खराब हो गया तो पूरा का पूरा परिपथ टूट जाता है, पूरा का पूरा परिपथ जो है वो टूट जाता है, और सभी बल्ब क्या हो जाते हैं, बुझ जाते हैं। रोड लाइटें भी श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। फिर बात करते हैं अपने समांतर क्रम संयोजन। दूसरा कौन सा आ जाता है, समांतर क्रम में संयोजन। इस संयोजन में R1, R2, R3 या R4 जितने भी लें, इनके पहले सिरे एक ही बिंदु C पर और दूसरे सिरे बिंदु D पर हो तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो कौन सा हो जाएगा, समांतर संयोजन हो जाएगा। कौन सा, समांतर संयोजन। देखो जैसे ये ध्यान दे भी, ये सारे के सारे सिरे जो हैं ये यहां एक साथ जोड़ दिए अपने, ये A सिरा है, और इनके दूसरे सिरे हैं इनको एक साथ जोड़ दिए, यहां देखो B बिंदु के द्वारा। किसके द्वारा, B बिंदु पर जोड़ दिए अपने, यानी कि ये चालक अलग अलग ले लिए। ये R1 चालक हो गया, देखो ये R1 हो गया, और ये क्या आ जाएगा अपने पास, R2 आ जाएगा। देखो, और ये क्या आ जाएगा, R3 आ जाएगा अपने पास। क्या आ जाएगा, R3। यानी कि तीनों के जो प्रथम सिरे हैं इनको एक बिंदु पर ज्वाइंट कर दिए, और जो इनके दूसरे सिरे थे उनको एक साइड ज्वाइंट कर दिया। ओके, हाँ जी, इनको यहां इसको A पर जोड़ दिया और इसको B पर जोड़ लिया हमने, यहां B कर लो। ठीक है,
तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा वो कौन सा हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन हो जाएगा। इस संयोजन में सभी प्रतिरोध तारों के सिरों पर विभवांतर जो होता है वो नियत होता है। अब विभवांतर नियत रहेगा, ध्यान रखना है, समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर नियत रहता है और श्रेणी क्रम संयोजन में धारा नियत होती है, परंतु इसमें जो धारा आएगी वो अलग अलग होगी। अब धारा क्या होगी, अलग अलग होगी। बिंदु ए पर धारा आई जो है वो अलग अलग भागों में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। देखो अलग अलग भागों में, जहां यहां से देखो ए बिंदु से धारा यहां से आई जा रही थी, देखो इससे बैटरी से धारा जो है वो कितनी जा रही थी, आई जा रही थी। अब इस ए बिंदु पर ये धारा जो है वो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि इसमें I1 जाएगी, इसमें I2 जाएगी और इसमें I3 जाएगी। देखो अलग अलग भागों में क्या होगी, विभाजित होगी। देखो अलग अलग भागों में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ओके, हाँ जी। समांतर क्रम संयोजन से तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/R बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से आगे जितने भी हम इसमें चालक लें उनको भी जोड़ सकते हैं। 4 है तो R4 आ जाएगा, 5 है तो R5 तक हो जाएगा। ओके, हाँ जी। इसको भी कैसे अपने ज्ञात किया, सेम वैसे ही जैसे श्रेणी क्रम में निकाला वैसे इसमें भी निकाल सकते हैं। अब अपने पास अलग अलग क्या है, धारा अलग अलग है। तो I बराबर हमने क्या पढ़ा था, देखो I बराबर हमने पढ़ा था V/R। देखो ओम के नियम से, ओम के नियम से देखो था कि नहीं था अपने पास। और चालक के R1 में अगर बात करें धारा, चालक के R1 में धारा जो है वो कितनी जा रही है, देखो I1 जा रही है। तो I1 बराबर क्या आ जाएगा, विभवांतर तो नियत है इनका, देखो तो V/R1 हो जाएगी। इसे 1 नंबर दे देते हैं और इसे 2 नंबर दे लो। देखो फिर चालक के R2 में देखो, R2 में धारा की अगर बात करें तो क्या आ जाएगी, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V/R2। इसे समीकरण 3 दे देते हैं। इसी तरीके से चालक के R3 में अगर बात करें, चालक के R3 में धारा जो है इसकी बात करें तो क्या आ जाएगी, I3 बराबर क्या हो जाएगा, V/R3। ये 4 नंबर हो जाएगी। अब अपने जानते हैं पूरे चालक के अंदर जो धारा है, यानी कि परिपथ में कुल जो धारा है, परिपथ में कुल धारा जो है वो क्या हो जाएगी, देखो कुल धारा जो है वो I होगी। कुल धारा क्या है, I है। और जो I धारा है यही तो आगे अलग अलग भागों में विभाजित हुई थी, तो जो इसके भाग आएंगे इन भागों का योग कुल धारा के बराबर होना चाहिए। तो I क्या था अपना, V/R था। देखो और I1 क्या आया, V/R1 और I2 क्या आया, V/R2 और I3 क्या आया, V/R3 आया। तो V/R तो पड़ा ही है, इधर से देखो V कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1/R1, इधर 1/R2 और इधर क्या आ जाएगा, 1/R3 आ जाएगा। देखो V से V कट कर दें तो क्या आ जाएगा, 1/R बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। तो इस तरीके से हमें जो इसका तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ज्ञात करना ये जरूरी नहीं, याद रखना कैसे आया, आपको सूत्र याद रखना है कि इसका समांतर क्रम संयोजन से तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है और श्रेणी क्रम संयोजन से तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। ओके, हाँ जी। ध्यान दें, घरों में विद्युत संयोजन जो होता है, घरों में हमारे जो लाइट विद्युत लगी होती है, सारे के सारे जो उपकरण लगे होते हैं वो किस क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में लगे होते हैं। किस क्रम में, समांतर क्रम में लगे होते हैं। जैसे बल्ब है, पंखे हैं, ये सारे के सारे जो भी उपकरण घरों में लगाए जाते हैं वो सारे के सारे उपकरण जो है वो किस क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। इसीलिए तो बल्ब, पंखे, हीटर, फ्रिज सभी के अलग अलग क्या होते हैं, स्विच होते हैं, ताकि प्रत्येक को बराबर वोल्टेज मिले और एक ही स्विच को चालू या बंद करने पर दूसरों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं विद्युत शक्ति की। इसकी बात करते हैं, विद्युत शक्ति की बात करते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति। यानी कि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि विद्युत शक्ति बराबर क्या आ जाएगा, ऊर्जा की बात हो रही है, यानी कि तो ऊर्जा या कार्य लिख दो यहाँ, तो कार्य बटा समय। दर जब भी आए, नाम ध्यान रखना है, तो समय का भाग देते हैं अपने। तो क्या आ जाएगा, शक्ति बराबर क्या है, कार्य बटा समय, या शक्ति को हम किससे लिखते हैं, P से। तो P बराबर क्या हो जाएगा, W बटा T। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट।
क्या होता है, वाट मात्रक होता है। मात्रक इसका ध्यान रखना है आपने, शक्ति का जो मात्रक है वो क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। जो वाट है ये किसके बराबर होगा, देखो यहां कार्य वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर भी कह देते हैं अपने, वोल्ट इंटू एम्पियर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। क्यों आया वोल्ट इंटू एम्पियर, देखो हमने क्या पढ़ा, P बराबर पढ़ा W बटा टी, W बटा टी। हमने पीछे जो विभवांतर पढ़ के आए वहां W बराबर क्या था, वी क्यू, क्या था, वी क्यू था, देखो याद करो, यानी कि वहां आपने पढ़ा था कि V बराबर है W बटा क्यू, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, W बटा क्यू पढ़ा था। तो यहां से अगर W का मान निकालें तो क्या आ जाएगा अपने पास, वी क्यू। तो यहां P की जगह W की जगह वी क्यू रख दें, बटा में क्या है अपने पास T है। अब इसको अपने ये V तो पढ़ा ही है और इसको अपने क्यू बटा टी, अब क्यू बटा टी को हमने क्या पढ़ा था, देखो ऊपर पीछे पढ़ के आए थे हमने, I बराबर हमने पढ़ा था क्यू बटा टी, क्या पढ़ा था, क्यू बटा टी। तो यहां क्या आ जाएगा अपने पास है वी आई, क्या हो जाएगा, वी आई, वी आई है, ये भी एक शक्ति का क्या बन गया, मात्र सूत्र बन गया, ध्यान रखना है। शक्ति का नया सूत्र क्या बन गया अपने पास, वी आई। तो वी आई से V का मात्र क्या था, वोल्ट, और I का मात्र क्या था, धारा का एम्पियर, धारा का मात्र क्या था, एम्पियर। ओके, तो क्या बन जाता है इसका नया मात्र के वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर। वाट का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोवाट, क्या होता है, किलोवाट घंटा, ठीक है। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं, ध्यान रखना है। और 1 मेगावाट, 1 मेगावाट में कितना होता है, 10 की पावर 6 वाट होता है, 10 की पावर 6 वाट होता है। और एक अश्व शक्ति की अगर बात करें तो अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं, कितने, 746 वाट होते हैं। ये एक अन्य मात्रक है, ये महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। घरों या कारखानों तथा अन्य कार्यों में व्यय होने वाली बिजली का जो मूल्यांकन है वो किसके आधार पर किया जाता है, विद्युत ऊर्जा के आधार पर किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का मूल्य निकालने के लिए एक विशेष मात्रक जो हम काम में लेते हैं जिसे बोलते हैं किलोवाट घंटा, क्या बोलते हैं, किलोवाट घंटा, या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ओके, हाँ जी। या फिर हम साधारण बोलचाल में इसे क्या बोल देते हैं, यूनिट कह देते हैं, क्या बोल देते हैं, यूनिट कह देते हैं, है ना। इसलिए इसका जो व्यवसायिक जो मात्रक है वो यूनिट है या फिर किलोवाट घंटा होता है। व्यवसायिक मात्रक जो है वो क्या होता है, शक्ति का यूनिट होता है। यूनिट जो है किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा की मात्रा जो है वो 1 यूनिट होती है, क्या होती है, 1 यूनिट। यूनिट निकालने के लिए हम ध्यान रखना है, जब भी यूनिट निकालनी पड़े तो जितने वाट की बात हो रही है वो वाट ले लो, जितने घंटों की बात हो रही है घंटे ले लो, जितने दिनों की बात हो रही है जितने दिन ले लो, और उसमें 1000 का भाग लगा दो तो किस में मान आ जाएगा, यूनिट में मान आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक रेफ्रिजरेटर है, एक रेफ्रिजरेटर है, जनरेटर है जो 400 वाट का है, कितने वाट का है, 400 वाट का रेफ्रिजरेटर है जो प्रतिदिने 8 घंटे चलता है। कितने घंटे चलता है, 8 घंटे चलता है, कितने घंटे, 8 घंटे। तो 30 दिन में कुल जो विद्युत ऊर्जा है वो कितनी होगी, कुल विद्युत ऊर्जा जो है वो कितनी होगी, कुल विद्युत ऊर्जा अपने को निकालनी है। तो क्या करना है आपने, देखो यानी कि जितने वाट है वो ले लो 400 वाट, जितने घंटे की बात हो रही है वो ले लो, जितने दिनों की बात हो रही है वो दिन ले लो, 30 दिन है, बटा में क्या लगा दो 1000, बटा में क्या लगा दो 1000, 0 से 0, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, 4 8 32, 32 3 96, तो क्या आ जाएगी, 96 यूनिट आ जाएगी। देखो कितनी आ जाएगी, 96 यूनिटें आ जाएगी। ओके, यानी कि आपको जब भी इस तरीके का दिया जाए तो ध्यान रखना है, आंकिक प्रश्न एग्जाम में इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो आंकिक प्रश्न निकालने के लिए आपको यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका लगाना है, जितने वाट दे रखा है वाट ले लो, इनटू में जितने घंटे दे रखा है उन घंटों को इनटू कर दो, और गुणा में जितने दिनों का पूछा जा रहा है,
ध्यान रखना है। अगर 30 दिन लिख रखा है या फिर 1 माह लिख रखा है तो 30 से गुणा करना है। अगर 2 माह लिख रखा है तो 60 से गुणा करना है। ध्यान रखना है 2 माह में 60 दिन लेने आपने, ओके। और बटा में 1000 का भाग ले देंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिट में मान आ जाएगा, ओके। हाँ जी, प्रत्येक विद्युत उपकरण पर वाट या वोल्ट जो है वो लिखा रहता है, जिसके अंतर्गत वह उपकरण भली भांति कार्य करता है। जैसे मान लो किसी बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बल्ब के दोनों सिरों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर इसमें 100 वाट की विद्युत जो शक्ति है वो खर्च होगी, या फिर यूं कहें कि 100 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा व्यय होती है। बल्ब पर लिखे 220 वोल्ट का मतलब होता है कि बल्ब के सिरों के बीच 220 वोल्ट तक का विभवांतर जो है वो लगाने पर बल्ब सुरक्षित रहेगा। अगर इससे ज्यादा करते हैं, अगर इससे ज्यादा वोल्टेज आती है तो बल्ब को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, यानी कि बल्ब फ्यूज हो सकता है। बल्ब क्या हो सकता है, फ्यूज हो सकता है। आपने देखा होगा कई बार गर्मियों के दिनों में जो अपने घरों में जो बिजली आती है, उस बिजली की जो वोल्टेज है वो वोल्टेज अचानक से बढ़ जाती है, तो हमारे घरों के जो उपकरण होते हैं वो जल जाते हैं। वो इसी कारण जल जाते हैं क्योंकि हमारे भारत के अंदर जो विद्युत उपकरण बनाए हुए हैं वो 220 वोल्टेज के आधार पर ही बनाए हुए हैं। कितने आधार पर, 220 वोल्टेज के आधार पर ही बनाए हुए हैं। तो अगर 220 वोल्टेज से अधिक धारा आ रही है तो क्या होंगे, वो उपकरण जल जाते हैं, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट देखें, विभिन्न विद्युतीय चालक पदार्थों का विशिष्ट उपयोग क्या क्या है, इनके उपयोग क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत बल्ब का फिलामेंट, जो तंतु लगा होता है विद्युत बल्ब के अंदर, उसका जो उपयोग है वो क्या होता है। यह टंगस्टन का बना होता है, पहली बात तो, यानी कि आपसे एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, जिसकी प्रतिरोधकता और गलनांक क्या होते हैं, अति उच्च होते हैं। क्या होते हैं, अति उच्च होते हैं। विद्युत बल्ब में, बल्ब के अंदर जो है वो एक तो आर्गन, या तो आर्गन भरी रहती है या फिर नाइट्रोजन गैस है, या फिर ये दोनों का मिश्रण जो होता है वो भरा होता है। बल्ब के अंदर या तो अकेली आर्गन होती है और या फिर अकेली नाइट्रोजन होती है, या दोनों का मिश्रण होता है। ध्यान रखना है, आर्गन और नाइट्रोजन गैस गर्म टंगस्टन फिलामेंट से क्रिया नहीं करती है, जिससे फिलामेंट की उम्र जो है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, उम्र बढ़ जाती है, यानी कि लंबे समय तक बना रहता है। CFL की बात करें, अगर किसकी बात करें, CFL की। आधुनिक जो CFL है इसका जो आविष्कार है, आविष्कारक जो है वो कौन है, एडवर्ड ई हैमर है। कौन है, एडवर्ड ई हैमर है, ने 1973 में किया था। CFL में कम दाब पर आर्गन गैस, पारा, वाष्प और तरल पारा का मिश्रण होता है, यानी वाष्प में भी होता है और तरल रूप में भी होता है, दोनों का मिश्रण होता है। और गैस कौन सी होती है, आर्गन गैस बरी होती है। कौन सी, आर्गन गैस। तीसरी बात करते हैं एलईडी की, किसकी, एलईडी की बात करते हैं। यह एक विशेष प्रकार का डायोड है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। यह एक अर्धचालक पदार्थ होता है। किससे बना होता है, अर्धचालक पदार्थ से बना है। इसमें मुख्य जो प्रकाशोत्पादक के घटक जो होते हैं वो क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड होता है, गैलियम आर्सेनाइड होता है, ओके। चौथी बात करें तापीय विद्युत युक्तियां, जैसे हीटर है, गीजर है, प्रेस है ना, इनकी अगर कुंडलियों की बात करें तो ये सारे के सारे किससे बने होते हैं, नाइक्रोम के। किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के बने होते हैं। एक तो ध्यान रखना है, नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिसकी प्रतिरोधकता जो होती है वो अत्यंत उच्च होती है और गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। यानी कि मिश्र धातु है तो जाहिर सी बात है कि इसका गलनांक है और जो इसका प्रतिरोधकता होगी वो क्या होगी, उच्च होगी। विद्युत इस्त्री की प्लेट जो है वो अभ्रक की बनी होती है। किसकी बनी होती है, अभ्रक की बनी होती है, जो विद्युत की कुचालक तथा उष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है, ओके। हाँ जी, प्रतिरोध बॉक्स के प्रतिरोध यानी कि मानक प्रतिरोध की अगर बात करें, प्रतिरोध बॉक्स है यानी जो प्रतिरोधों
जो प्रतिरोध होते हैं उनका एक बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं अपने मानक प्रतिरोध। जो मानक प्रतिरोध है वो किसका बना होता है, या तो वो मैंगनीज का या फिर हम कांस्टेंटन का बनाते हैं, मैंगनीज या कांस्टेंटन का होता है। ये पदार्थ भी उचित प्रतिरोधकता के होते हैं। क्या होते हैं, उच्च प्रतिरोधकता के होते हैं। फ्यूज तार की अगर बात करें, किसकी बात करें, फ्यूज तार की बात करते हैं। ये टिन और लेड के मिश्र धातु, जिसमें टिन तो होती है 63% और जो लेड होती है वो 37% ये होती है। ये परसेंटेज याद रखनी है, एग्जाम में सीधा पेट क्वेश्चन कर लिया जाता है कई बार, तो ध्यान रखना है। जो फ्यूज तार होता है, उस फ्यूज तार में जो टिन होता है, टिन का परसेंटेज कितना होता है, 63% है। अगर लेड का परसेंटेज पूछ ले तो कितना होता है, 37% है। इनका भी गलनांक जो होता है वो कम होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, उच्च होती है। ध्यान रखना है, गलनांक कम होता है और प्रतिरोधकता क्या होती है, उच्च होती है। यह विद्युत परिपथ में सुरक्षा युक्ति के रूप में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में लगाया जाता है, इसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू विद्युत युक्तियों को उच्च मान की वोल्टता आने पर खराब होने से बचाने के लिए लगाया जाता है। विद्युत परिपथों की लघु पतन या अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जो युक्ति है वो ये फ्यूज है। क्या है, फ्यूज होता है। यानी कि घरों में अपने जो मेन सप्लाई आती है वहां से पहले अपने जो उपकरण जोड़ते हैं उससे पहले हम इसे फ्यूजे लगा देते हैं, ताकि हमारे उपकरण अचानक से अगर कोई वोल्टेज है वो अधिकारी है और अधिकारी है तो उस मेन सप्लाई से आएगी, तो मेन सप्लाई के वहां अपने फ्यूज लगा रखा है तो वो क्या होगा, यानी कि उसका गलनांक क्या है, कम है। तो जैसे ही अधिक धारा आएगी तो वो गल जाएगा और गल कर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो परिपथ आगे टूट जाएगा, जिससे आगे धारा जो है वो नहीं जाएगी और हमारे उपकरण जो है वो जलने से बच जाते हैं। तो ये एक सुरक्षा युक्ति है, ध्यान रखना है। तो उत्तम फ्यूज तार जो होता है वो शुद्ध निकल या फिर तांबे या फिर शुद्ध, या तो निकल के बने होते हैं वो शुद्ध निकल के, या फिर तांबे और निकल की मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। या तो वो शुद्ध निकल के या फिर तांबे और निकल की मिश्र धातु से बना होता है। कौन, उत्तम फ्यूज की बात करें अगर, तो उत्तम फ्यूज की बात कर रहे हैं अपने, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। विद्युत धारा के प्रकार की अगर बात करें तो विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। एक तो विद्युत धारा जो है वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। कौन सी, प्रत्यावर्ती धारा, जिसे शॉर्टकट में अपने एसी कह देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा, अल्टरनेटिंग करंट। वह धारा जिसका मान और दिशा एक निश्चित समय के बाद लगातार परिवर्तित हो तो वह प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। जैसे मान लो इस ग्राफ के माध्यम से समझें कि ये धारा जो है, देखो पहले ऊपरी दिशा में थी, अब एक निश्चित समय के बाद नीचे की ओर आ गई, फिर वापस ऊपर। तो यानी कि ये एक दिशा से दूसरी दिशा में यानी समान समय अंतराल में परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार की जो धारा होती है वो कौन सी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। घरों में बहने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा ही होती है। हमारे घरों में जो धारा आती है वो कौन सी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। ध्यान रखना है, हमारे घरों में जो धारा आती है, जो विद्युत धारा आ रही है वो किस प्रकार की धारा है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। और जिसकी वोल्टता जो होती है वो कितनी होती है, अभी बताया आपको 220 वोल्टता होती है। और आवृत्ति की अगर बात करें तो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी, 50 हर्ट्ज होती है। ओके, यानी कि प्रति सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड के अंदर इतनी आती है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। दूसरी आती है दिष्ट धारा, जिसे शॉर्टकट में अपने डीसी कह देते हैं, और डायरेक्ट करंट। क्या, जिसे डायरेक्ट करंट भी कहते हैं अपनी। वह धारा जिसका मान निश्चित समय के साथ परिवर्तित न हो और साथ ही एक ही निश्चित दिशा में प्रवाहित हो तो वह क्या कहलाती है, दिष्ट धारा कहलाती है। और दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है वो शून्य होती है। आवृत्ति क्या होती है, शून्य होती है, ध्यान रखना है। दिष्ट धारा की जो आवृत्ति है वो क्या होती है, शून्य होती है। जैसे ये ग्राफ के माध्यम से देखें, इसमें धारा देखो एक ही निश्चित दिशा के अंदर जा रही है। देखो निश्चित दिशा में जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही, यानी कि ऊपर नीचे नहीं जा रही, उसमें तो दिशा चेंज हो रही थी। देखो तो दिशा चेंज हो रही है तो वो प्रत्यावर्ती है। अगर दिशा एक ही है तो वो कौन सी है, डायरेक्ट है। तो कौन सी है, डायरेक्ट है। ये जो डायरेक्ट है वो किस में होती है, देखो बैटरी है, सेल है ना, इनके अंदर है।
शादी या पार्टियों में जो जनरेटर यूज लेते हैं अपने, है ना, जनरेटर के अंदर जो धारा बनती है वो भी क्या है, डीसी है। कौन सी है, डीसी है। इन्वर्टर है, ये भी इन्वर्टर जो होता है वो डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। इन्वर्टर के अंदर धारा तो कौन सी बनती है, डीसी होती है, लेकिन वो करता क्या है, डीसी को एसी में बदल देता है, डीसी को एसी में बदलता है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं विद्युत सेल की। किसकी बात करते हैं, विद्युत सेल की बात करते हैं अपनी। विद्युत सेल वह युक्ति है जिसके द्वारा विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ध्यान रखना है, विद्युत सेल वह युक्ति है जिसके द्वारा विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो आपने सीधा सा याद रखना है, विद्युत सेल जो है वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की एक युक्ति है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की एक युक्ति है। विद्युत सेल में धनावेशित इलेक्ट्रोड जो होता है जिसे एनोड कह देते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड जो होता है जिसे अपने कैथोड कहते हैं, ये दोनों लगे होते हैं। एनोड भी लगा होता है और कैथोड भी लगा होता है। ये विद्युत के अपघट्य विलयन में डूबे रहते हैं। किस में डूबे रहते हैं, अपघट्य विलयन के अंदर डूबे रहते हैं। और जो विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। विद्युत सेल जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। बाकी जो सेल है वो इन्हीं के भाग हैं। बाकी जो सेल हम देखते हैं वो इन्हीं के क्या है, आगे भाग आ जाते हैं। मुख्य रूप से सेल के अगर प्रकार की बात करें तो दो ही होते हैं। कितने होते हैं, दो ही होते हैं, जिसमें एक तो आ जाता है अपना प्राथमिक सेल और दूसरा कौन सा आ जाता है, द्वितीयक सेल। एक तो है प्राथमिक सेल और एक है द्वितीयक सेल। ओके, हाँ जी। पहले बात करते हैं प्राथमिक सेल की। प्राथमिक सेल उन सेलों को कहा जाता है जिनमें रासायनिक ऊर्जा सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल दी जाती है। सीधे ही रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। किसी विद्युत अपघटनी या गैल्वेनी सेल में उपस्थित धात्विक जो इलेक्ट्रोड होती हैं, इसमें दो चालक इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। देखो, दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ये इलेक्ट्रोड दिख रहा है आपको, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है। देखो कौन सा है, एनोड है, प्लस वाला, है ना। और इसके अंदर ये कैथोड है, ये क्या है, माइनस वाला कैथोड है। ये कौन सा है, कैथोड इलेक्ट्रोड है। कौन सा है, कैथोड है, ठीक है। और इसके अंदर जो यहां विलयन जो भरा रहेगा वो क्या हो जाएगा, विद्युत अपघट्य। क्या हो जाएगा, विद्युत अपघट्य हो जाएगा, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। इसमें कैथोड जो होता है वो अपचयन, जो कैथोड होता है वो अपचयन पर होता है और एनोड पर जो होता है वो ऑक्सीकरण होता है। हमेशा ही ध्यान रखना है, यानी कि जो कैथोड होता है, कैथोड पर तो क्या होता है, अपचयन होता है, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब आप जानते हैं अच्छे से, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। और अपचयन का मतलब भी जानती हैं आप, हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना, या फिर इसका उल्टा कह दो, यानी कि यहां ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहां ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, निकलेगा। यहां ऑक्सीजन क्या करेगा, निकलेगा, ठीक है, हाँ जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें, इन सेलों की अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती है। एक बात क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, ध्यान रखना है। इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनकी अभिक्रियाएं क्या है, अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय वो होती है जो एक ही दिशा में चलती है, यानी कि एक बार यूज में लेने के बाद पुनः इनको यूज नहीं ले सकते हैं। जैसे शोषक सेल है, जिसे लेक्लांसी सेल के नाम से भी जानते हैं, वोल्टिए सेल है, डेनियल सेल है, मरकरी सेल है, ईंधन सेल है, ये सारे के सारे प्राथमिक सेल के अंतर्गत आ जाते हैं, ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण चीज है। यहां से एग्जाम में प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से प्राथमिक सेल कौन सा नहीं है, निम्न में से प्राथमिक सेल कौन सा है, यहां से प्रश्न बनता है और सीधा का सीधा पेट प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है, शोषक सेल है, लेक्लांसी बोल दो चाहे शोषक सेल बोल दो इसको, वोल्टिए सेल है, डेनियल सेल है, मरकरी सेल है, ईंधन सेल है, ये सारे के सारे कौन से सेल हैं, प्राथमिक सेल है। मरकरी सेल, जो मरकरी सेल होता है का उपयोग जो होता है वो सुनने वाली जो मशीन लगी होती है ना, जिनको कानों से नहीं सुनता है और कानों में एक मशीन लगी होती है, उस मशीन के अंदर जो सेल लगा होता है वो कौन सा सेल होता है, मरकरी सेल होता है। घड़ी है, कैलकुलेटर है, कैमरा है आदि में भी
जो मरकरी सेल का उपयोग जो है वो किया जाता है। ओके, हाँ जी। अब इनकी अपने बारी बारी से एक एक की चर्चा कर लेते हैं, सबकी बारी बारी से एक एक की क्या कर लेते हैं, पहले चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देते हैं शुष्क सेल की। किसकी बात करते हैं? शुष्क सेल, जिसे ड्राई सेल के नाम से भी जानते हैं। तो दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले सेल शुष्क सेल होते हैं। हम जो दैनिक जीवन में जो सेल काम में लेते हैं वो सेल कौन से होते हैं? शुष्क सेले होते हैं। कौन से होते हैं? शुष्क सेले होते हैं, ध्यान रखना है। कौन से सेल होते हैं? शुष्क सेले होते हैं। कौन से सेल होते हैं? शुष्क सेल। आपको दिखाता हूं, एक मिनट रुको, आपको शुष्क सेल जो है वो कैसा होता है दिखाता हूं। ये देखो, इस प्रकार के जो सेल होते हैं ये शुष्क सेल है। ये क्या है? शुष्क सेल है, जिसको अपने दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। इस प्रकार का जो सेल होता है वो क्या होता है? शुष्क सेल होता है। ओके, हाँ जी। इसे लेक्लासी सेल के नाम से भी जानते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, आपसे एग्जाम में यहां से भी पेट क्वेश्चन कर लिया जाता है कि शुष्क सेल का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है क्या है? क्या नाम है? लेक्लासी सेल। इसमें जिंक का पात्र होता है। जिंक का पात्र होता है, यानी जो ये पात्र होगा, इससे ये ऊपर इसके कागज लगा हुआ है, इसको उतार के देखोगे तो ये जो बाहर का जो आवरण होगा, इसका उतारने के बाद जो डिब्बा सा देखोगे आप, वो किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। किसका बना होता है? जिंक का, जिसके अंदर मैंगनीज डाइऑक्साइड जो चूर्णित होता है, जो मैंगनीज डाइऑक्साइड जो एक चूर्ण के रूप में इसके अंदर भरा रहता है। क्या होता है? भरा रहता है। यानी कि जैसे ये देखो, ये एक आकृति है, ये जो बाहर का आवरण जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो बाहर का आवरण है, ये किसका बना होता है? ये जिंक का बना होता है। किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। ठीक है, ये किसका बना होता है? जिंक का या फिर जस्ते का बना होता है। समझ गए? और इसके अंदर जो ये चूर्ण के रूप में पदार्थ जो डाला हुआ है, ये क्या हो जाएगा? मैंगनीज डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैंगनीज डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो एनोड का काम करता है। किसका काम करता है? एनोड का। तथा कार्बन, जो इसके अंदर बीचों बीच एक छड़ होती है, क्या डली होती है? एक छड़ होती है कार्बन की। आप देखना, काले रंग की एक छड़ होती है इसके अंदर, काले रंग की क्या होती है? छड़ होती है। जो ये ध्यान दे, ये टोपी सी लगी हुई है, इस टोपी को आप उतार के देखोगे तो यहाँ एक छड़ सी दिखेगी ब्लैक रंग की आपको, जो क्या है? किसकी बनी होती है? कार्बन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कार्बन की बनी होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, जो कार्बन की जो छड़ होती है, ये किसका काम करती है? कैथोड का काम करती है। यानी कि ये जो है, ये तो किसका काम करेगी? कैथोड का। और जो इसके अंदर मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है, वो किसका काम करेगा? वो एनोड का काम करेगा। ठीक है, हाँ जी। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड या फिर जिंक क्लोराइड का वैद्युत रासायनिक विलयन भरा रहता है। कौन सा विलयन होता है? या तो अमोनियम क्लोराइड का होता है या जिंक क्लोराइड का जो विलयन होता है वो भरा होता है। इनका उपयोग जो है वो ट्रांजिस्टर है या घड़ियों में किया जाता है। घड़ियों में से सेल डालते हैं अपने, है ना, इनका उपयोग होता है। इसका जो विभव होता है वो कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लें, डेनियल सेल। कौन सा आ गया दूसरा अपना? डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या होता है? यह एक गैल्वेनी या विद्युत रासायनिक सेल है। कौन सा है? विद्युत रासायनिक सेल, या फिर इसको गैल्वेनी सेल भी कह देते हैं। ओके, हाँ जी। यह एक स्वतः होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा उत्सर्जित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। हाँ, क्लास लगाऊं मैं? हाँ जी। किसमें? विद्युत ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जिंक छड़ जो होती है, जिंक छड़ जो होती है वो एनोड, और जो कॉपर छड़ होती है वो कैथोड है। वो क्या है? कैथोड है। ठीक है, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबे होते हैं ये। यानी कि ये एक छड़ दिख रही है आपको, ये देखो, ये एक छड़ दिख रही है, ये छड़ है देखो, और एक इधर छड़ दिख रही है, ये छड़ इधर दिख रही है आपको। ठीक है, ये जो इधर वाली छड़ है जो एनोड वाली है, एनोड वाली छड़ जो है, ये कौन सी छड़ है? ये जिंक की छड़ है। यानी कि ये जिंक छड़ होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, जिंक छड़ है। और इसके अंदर जो विलयन होगा वो कॉपर सल्फेट होगा।
किसका होगा? कॉपर सल्फेट का। और जो कैथोड वाली है ये कौन सी हो जाएगी? ये कॉपर छड़ हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी? कॉपर छड़ हो जाएगी। और इसके अंदर जो विलयन होता है वो जिंक सल्फेट का होता है। किसका होता है? जिंक सल्फेट का विलयन होता है, उसके अंदर डूबे रहते हैं। इनमें तार द्वारा जोड़ने पर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। इनको आपस में से तार द्वारा अगर जोड़ देंगे, यहां जैसे एक बैटरी लगा, अपने कुंजी लगा दी, देखो क्या लगा दी? कुंजी। इसके द्वारा यहां एक बल्ब को हमने जोड़ दिया, तो जैसे इनमें अपने धारा प्रवाहित करवा इनको जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगी? धारा, यानी कि बल्ब जो है वो जलने लगेगा। बल्ब जो है वो क्या होता है? जलने लग जाता है। तीसरी बात करते हैं मरकरी सेल की। किसकी बात करते हैं? मरकरी सेल की। इनसे विद्युत की मात्रा जो होती है वो कम प्रयुक्त होती है। एक तो इनमें विद्युत की कम मात्रा प्रयुक्त होती है। जैसे घड़ियां हैं, कैमरा है, कान की मशीन है, इनमें जो सेल लगे होते हैं वो मरकरी सेल होते हैं। ध्यान रखना है कौन से सेल होते हैं? मरकरी सेल होते हैं। जिंक अमलगम जो होता है वो एनोड का काम करता है। कौन है? जिंक अमलगम। कौन है? जिंक अमलगम। और जो HgO है या इसको जिंक अमलगम बोल दो। जिंक अमलगम का जो सूत्र है वो क्या है? HgO है। और कार्बन का मिश्रण जो है वो कैथोड का कार्य करता है। किसका? कैथोड का काम करता है। इसका जो विभव होता है वो 1.35 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1.35 वोल्ट होता है। KOH और जिंक ऑक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड का पेस्ट जो होता है वो विद्युत अपघट्य का काम करता है। वो किसका काम करेगा? विद्युत अपघट्य का काम करेगा। एनोड की अगर बात करें, एनोड के ऊपर जिंक ऑक्साइड है और OH की जो अभिक्रिया है OHA माइनस, इनकी अगर अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड प्लस H2O और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएंगे। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? अलग। और कैथोड पर क्या करेंगे? HgO प्लस H2O और 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां से आए वो इसके अंदर आ जाएंगे। देखो ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकले वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाएंगे, तो यहां क्या हो जाएगा? Hg अलग हो जाएगा और OH माइनस से अलग हो जाएगा। देखो OH माइनस जो है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। फिर बात करते हैं ईंधन सेल की। किसकी बात करते हैं? ईंधन सेल की बात करते हैं। इसमें ईंधन जो होता है वो हाइड्रोजन, मेथेन, मेथेनॉल के दहन से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करते हैं। यह प्रदूषण मुक्त सेल है। ध्यान रखना, एक तो यह महत्वपूर्ण बात है, यह एक प्रदूषण मुक्त सेल है। प्रदूषण मुक्त सेल है, ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा निम्न में से प्रदूषण मुक्त सेल कौन सा है, तो कौन सा सेल होता है? ईंधन सेल। कौन सा होता है? ईंधन सेल होता है। उदाहरण की अगर बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ईंधन सेल है। हाइड्रोजन है, ये भी एक ईंधन सेल है। ऑक्सीजन ईंधन सेल है ना। NiCd सेल जो निकल कैडमियम जिनको बोलते हैं अपने, ये जो होती है ये टॉर्च लाइट है, इलेक्ट्रॉनिक सेवर में प्रयुक्त होती है। द्वितीयक सेल की अगर बात करें, अब आ जाते हैं अपने द्वितीयक सेल पर। किस पर? अभी तक हमने किसकी चर्चा की? देखो प्राथमिक सेलों की चर्चा की। प्राथमिक सेल कौन कौन से थे उनके बारे में हमने विस्तार से देखा, जो मुख्य थे। अब बात करते हैं द्वितीयक सेल, या इनको संचायक सेल के नाम से भी जानते हैं। ये ध्यान रखना है, द्वितीयक सेलों को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? संचायक सेल के नाम से जानते हैं। वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में व रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी दोनों तरीके से। जो हमने प्राथमिक सेल देखे वो क्या कर रहे थे? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहे थे। ये क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पुनः विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। इन सेलों को पुनः आवेशित कर सकते हैं, यानी कि इनको चार्ज कर सकते हैं। बड़ी क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। जो प्राथमिक सेल थे उनको हमने देखा, उनको चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें संचायक सेल भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। जैसे सीसा संचायक सेल है, बैटरी है, ये सारे के सारे कौन से हैं? द्वितीयक सेल के अंतर्गत आ जाते हैं। इन सेलों में होने वाली अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती है। उसमें कौन सी थी? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय कौन सी है? जो एक ही दिशा में चलती है। उत्क्रमणीय कौन सी? जो दोनों दिशाओं में चले। यानी कि देखो यहाँ यही तो बात है,
देखो क्या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला और विद्युत ऊर्जा को वापस से रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया, यानी दोनों तरफ, तो दोनों तरफ चलने वाली उत्क्रमणीय है। ओके, ये भी दो प्रकार के हैं मुख्य रूप से। मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? दो रूप के हैं। एक तो है सीसा संचयक सेल, एक तो कौन सा है? सीसा संचयक सेल, और दूसरा कौन सी आ जाती है जिसे अपने बैटरी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? बैटरी बोल देते हैं जिनको, ठीक है। हाँ जी, तो सीसा संचयक सेल की बात करते हैं बड़े। मोटर वाहने हैं या अन्य वाहनों में ऊर्जा स्रोत के रूप में जो बैटरी लगी होती है, जो देखते हैं बड़ी सेल लगा होता है, वो कौन सा होता है? जो बैटरी होती है वो द्वितीयक सेलों का उदाहरण है। क्या है? द्वितीयक सेल होता है। ये वाहन एवं इन्वर्टर में प्रयुक्त होने वाली बैटरी है। इन्हें एसी द्वारा पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। इसके लिए इन्हें चार्ज करने के लिए किस धारा की आवश्यकता होती है? दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है। किस धारा की आवश्यकता होती है? दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना है। इनमें लेड का एनोड बना होता है। लेड का तो क्या बना होता है? एनोड। और लेड डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड में डूबा होता है। ये किस में डूबा होता है? लेड डाइऑक्साइड में, ध्यान रखना है। लेड की छड़ें जो होती है वो क्या होता है? कैथोड का काम करती है। इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में जो रासायनिक एक घोल होता है वो क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसका आपको नाम बताया था। दूसरा नाम क्या है? गंधक भी कह देते हैं। क्या? गंधक भी कह देते हैं, ध्यान रखना है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है। हाँ जी, जैसे लेड ऑक्साइड है, इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ लेड सल्फेट बन जाएगा और साथ में क्या मिल जाएगा? जल भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जल भी मिल जाएगा। जैसे ये देखो सेल, इसके अंदर ये इस तरीके की जो बैटरी होती है, देखते हैं अपने, देखो जो वाहनों के अंदर लगी होती है बैटरी या इन्वर्टर के अंदर जो लगी होती है बैटरी, है ना, इस तरीके से इसमें सेल लगे होते हैं। देखो अंदर जो छड़ें हैं वो इस तरीके से छड़ें लगी होती है, इस तरीके से क्या लगी होती है? अलग अलग छड़ें जो है वो लगी रहती है इसके अंदर। दिख रही है आपको? ये अलग अलग दिख रही है, देखो एक अलग है, उसके बाद दूसरी अलग दिख रही है ना। तो इसी तरीके से अलग अलग होती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरीके से अलग अलग छड़ें होती है। ये अलग अलग क्या होती है? छड़ें जो है वो होती है, ध्यान रखना है। अभी ये जो आपको यहाँ इसके अंदर जो लाइनों वाली जो दिख रही है, ये लाइनों वाली जो दिख रही है, देखो ये लाइनों वाली जो छड़ है वो कौन सी है? लेड ऑक्साइड वाली है। कौन सी है? लेड ऑक्साइड की होती है। और जो ये वाली छड़ है ये लेड की बनी होती है। दूसरी जो है ये वाली किसकी है? ये वाली जो छड़ें हैं ये किसकी बनी होती है? लेड की बनी होती है। इसमें ये आपको घोल दिख रहा है, ये जो घोल दिख रहा है इसके अंदर, ये घोल क्या है? इसमें घोल जो होता है वो क्या होता है? H2SO4 होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो किस रूप में लेना है? तनु के रूप में लेना है। और इसके बाहर जो होती है ये एक जो इसका जो प्लेट होती है, जो बाहर का जो आवरण होता है वो किसका बना होता है? वो कांच का पात्र होता है। और इसके ऊपर जो लगी होती है वो चपड़ी की सील होती है, जिसको क्या बोल देते हैं? अपनी चपड़ी की सील कह देते हैं। ओके, हाँ जी। इस सेल में सीसा जो होता है, सीसा यानी कि लेड जिसको कह देते हैं, इसको अपने सीसा भी बोल देते हैं और लेड भी बोल देते हैं, ध्यान रखना है। दो नाम है इसके, एक सीसा और एक लेड कह देते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सीसा जो होता है वो किसका काम करता है? एनोड का। और जो सल्फेट है, जो सल्फेट है वो कैथोड की तरह काम करता है। किसकी तरह? कैथोड की तरह काम करता है। गोल में जो होता है धारा एनोड से प्रवेश करती है और गोल से होती हुई कैथोड से ही बाहर निकलती है। किसे ध्यान रखना है? धारा जो होती है वो एनोड से प्रवेश करती है और गोल से होती हुई कैथोड से क्या निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। इसे रिचार्ज कर सकते हैं, अभी बताया मैंने आपको। इसमें 6 सेल लगे होते हैं। कितने सेल लगे हैं? देखो 6 सेल लगे हैं कि नहीं लगे? देखो 3 इसके अंदर छड़ जो है वो कैथोड वाली है और 3 है एनोड वाली है, ठीक है। सभी का विभव जो होता है वो 2 वोल्ट का होता है। विभव कितना होता है? सभी का 2 वोल्ट होता है। जब सेल डिस्चार्ज होता है तो इसे सल्फेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं अपने? सल्फेलिंग कहते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, क्षारीय संचयक सेल। दूसरा कौन सा आ गया? क्षारीय संचयक सेल।
इनमें विद्युत अपघट्य के रूप में अम्ल की अपेक्षा क्या काम में लिया जाता है, क्षार डाला जाता है। उसमें तो क्या डाला हमने, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला था, और इसमें क्या डाल दिया जाता है, अम्ल, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्षारीय संचयक सेल। क्या नाम पड़ गया, क्षारीय संचयक सेल। इनकी जो आयु होती है वो अधिक होती है, क्या होती है, आयु अधिक होती है। सीसा संचयक सेलों की बजाय इनकी जो आयु होती है क्षारीय वालों की वो अधिक होती है। सामान्यतः रिचार्जेबल सेल, मोबाइल टेलीफोन है ना आदि की जो बैटरी होती है वो इस प्रकार के ही जो सेल होते हैं, ध्यान रखना है। उदाहरण है, इन्हें लिथियम आयन बैटरी, ध्यान रखना है, लिथियम आयन बैटरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, लिथियम आयन बैटरी या एल्केलाइन बैटरी के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट है, ये एग्जाम में सीधा का सीधा प्रश्न जो है पूछा जाता है, क्षारीय संचयक सेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अन्य क्या नाम है, लिथियम आयन बैटरी या एल्केलाइन बैटरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, हाँ जी। अब देखो, हमने पढ़ा प्राथमिक और द्वितीयक सेल, इनमें अंतर की अगर बात करें, दोनों में अंतर क्या है, देखो प्राथमिक सेल है, इसमें रासायनिक ऊर्जा को केवल विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। द्वितीयक सेल में क्या था, इनमें विद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा में और फिर रासायनिक ऊर्जा को पुनः विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। जो प्राथमिक सेल होते हैं, इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है, और इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो किस प्रकार की होती है, उत्क्रमणीय होती है। किस प्रकार की होती है, उत्क्रमणीय। ये एक बार पूर्ण रासायनिक क्रिया हो जाने के बाद इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, यानी कि दोबारा इनको अपने रिचार्ज जो है वो नहीं कर सकते हैं, चार्ज जो है वो नहीं कर सकते हैं, और इनको बार बार अपने आवेशित किया जा सकता है, बार बार इनको चार्ज किया जा सकता है। ओके, बार बार इनको चार्ज किया जा सकता है। ध्यान दें, बैटरी जो होती है वो श्रेणी क्रम संयोजन वाली होती है। बैटरी जो होती है वो किस क्रम वाली होती है, श्रेणी क्रम संयोजन वाली होती है। तो इसमें दो या अधिक सेलों का संयोजन होता है, दो या दो से अधिक सेलों का क्या होता है, संयोजन होता है। यह एक प्रकार का गैल्वेनी सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। हाँ जी। उसके बाद बात करते हैं प्रकाश विद्युत सेल। कौन से, प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल कौन से हैं, यह प्रकाश ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऐसे सेलों को क्या कहा गया है, प्रकाश विद्युत सेल कहा गया है। इसका जो उपयोग होता है वो प्रकाशीय संकेतों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करना होता है, इसका मुख्य काम। उपयोग कहाँ होते हैं इसके उपयोग, ध्यान रखने हैं। स्वचालित दरवाजे हैं, यातायात नियंत्रण है, वहां जो सेल काम में लिया जाता है वो प्रकाश विद्युत सेल काम में लिया जाता है। सौर ऊर्जा से बैटरी चार्ज करने में जो सेल काम में लिया जाता है वो कौन सा है, वो प्रकाश विद्युत सेल है। चोर या अग्नि सूचक घंटी के अंदर भी इसी का उपयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के स्वचालित नियंत्रण में भी इसी सेलों का उपयोग होता है। सिनेमा घरों में काम आने वाले फिल्म प्रोजेक्टरों में ध्वनि पुनरुत्पादन में भी इन्हीं सेलों का उपयोग होता है। तो ये उपयोग ध्यान रखने हैं, इसके उपयोग जो है वो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। प्रकाश विद्युत सेल के जो उपयोग हैं ये महत्वपूर्ण है, इनको आपने अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं मानक सेल की। किसकी बात करते हैं, मानक सेल। ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमेशा नियत रहे, जो विद्युत वाहक बल है वो क्या रहे, नियत रहे, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, मानक सेल। क्या कहा गया है, मानक सेल कहा गया है। जैसे कैडमियम सेल होता है, कौन सा सेल है, कैडमियम सेल जो है वो एक मानक सेल है। कैडमियम सेल जो है वो क्या है, मानक सेल है। ओके, हाँ जी। तो ये सेल था। आगे ये अपना एक टॉपिक जो इसका विद्युत पार्ट जो था इसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसका जो दूसरा पार्ट जो है वो चुंबक, तो चुंबक पार्ट अपने करेंगे कल। तो तब तक के लिए इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका हिस्सा बन सके। और अगर आपने पीछे की क्लासें नहीं लगाई है तो आपको पहले बताया था शुरू में कि आप प्ले लिस्ट में जाके वहां उन क्लासों को लगाएं ताकि आपको इस पूरे फिजिक्स टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाएं, और साथ साथ आपको प्रत्येक टॉपिक के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन प्रश्नों को भी वहां दिया हुआ है, तो वो प्रश्न भी आप लगा सकते हैं। तो मिलते हैं कल नए इसी के आगे टॉपिक के साथ। नया टॉपिक नहीं अपना, यही टॉपिक है, इसका दूसरा पार्ट जो है चुंबक, इस चुंबक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।